जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। फिजिक्स जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, तो इस चीज को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत फोकस होके और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आप समझिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक लेक्चर से चल रहे हैं। फिजिक्स को हम लोग प्रूफ भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, सारी बातें करते हुए एलिमेंट्री टॉकिंग्स भी हम लोग करते हुए तब आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बिना प्रूफ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करिए। और देखिए, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। गॉसेस लॉ तक हम लोग अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके थे। गॉसेस लॉ को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ। जैसे एक लास्ट स्टेटमेंट हमारा प्रॉपर्टीज में क्या था, गॉसेस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ आर इक्विवेलेंट लॉज। मतलब ये आपस में इक्विवेलेंट है। गॉसेस लॉ अगर ट्रू है तो कूलॉम्स लॉ भी ट्रू होगा, और कूलॉम्स लॉ ट्रू है तो गॉसेस लॉ भी ट्रू होगा। दोनों लॉज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। अगर कहीं पे भी गॉसेस लॉ फॉल्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे कूलॉम्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा। और अगर कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है तो दिस इंडिकेट दैट द गॉसेस लॉ विल आल्सो नॉट वैलिड एट दैट पॉइंट। तो इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। बोर्ड का एग्जाम नजदीक आने वाला है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो फिर से इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि पूरा लेक्चर एकदम बहुत ही बेसिक से चला रहे हैं और शुरू से सारी चीजें पूरा हम लोग डेवलपमेंट करते हुए आ रहे हैं। ध्यान से समझिए। फर्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले गॉसेस लॉ को कूलॉम्स लॉ की हेल्प से प्रूफ करेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ को गॉसेस लॉ की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दोनों का प्रूफ लगभग सेम है। तो देखिएगा, सबसे पहले गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। तो इसको एग्जाम में बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा कि प्रूव दैट गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको देखिएगा। चलिए, लेट वी हैव ए चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ। किसी पॉइंट ओ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है एंड अनदर चार्ज क्यू नॉट। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पर, पॉइंट पी, ओपी, पॉइंट पी पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। देन according to Coulomb's law we have। अब सपोज करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, इस पॉइंट का नाम है O पॉइंट पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एंड R डिस्टेंस पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और इसका नाम है P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ओके, अब चार्ज Q नॉट पर फोर्स किसके कारण? Q के कारण। और ये डिस्टेंस कितनी है? R। द डिस्टेंस इज R, डायरेक्शन इज दिस, R कैप का मतलब फोर्स इस पर इधर लगेगा। ओके, तो फोर्स फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ वी हैव फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q। कितना होगा? F Q नॉट पर Q के कारण इक्वल टू 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर।
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज Q into Q naught upon R square. Now इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बताइए? बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन F Q नॉट इंटू Q अपॉन Q नॉट फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F नॉट के प्लेस में कौन सी वैल्यू रखेंगे? 1/4πε0 Q into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ऊपर आप वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट गेट कैंसिल, यहां से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास क्या बचा? 1 अपॉन then we have remains 1/4πε0 into Q upon R square. The electric field, the magnitude of the electric field at point P is, we have EP is equal to this. So this is our EP, E at P. Electric field at point P is this due to the charge at point O at a distance R. Okay? अब इस पॉइंट पर हमें फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। टू फाइंड द टोटल फ्लक्स वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक यहां तक एक्सप्रेशन लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम लोग आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस इट, बिकॉज वी हैव टू रिमूव इट। हमें इसको हटाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव नो स्पेस। चलिए हेडिंग डाले रहिएगा। हेडिंग इज योर गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से गॉसेस लॉ तक की जर्नी सफर करनी है हमें। ध्यान से इसको देखते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? ये है। डायग्राम फिर से बना देते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या था? जैसे ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P था। यहाँ पे Q नॉट था और ये R डिस्टेंस था और यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ था। R डिस्टेंस था और दिस इज वेक्टर R। तो यहाँ से यहाँ तक आपका R था, ठीक है। और ये वेक्टर R हो जाएगा और ये Q नॉट, दिस पॉइंट इज Q नॉट और दिस पॉइंट इज चार्ज Q। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस को प्लॉट करेंगे टू फाइंड द फ्लक्स वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा? सिमेट्रिकली। तो हम यहां पे जब गॉसियन सरफेस पूरा प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस हमारा हो गया। तो गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो एक गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सपोज करते हैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेते हैं। दिस वी हैव द एरिया एलिमेंट और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया का। इसका भी डायरेक्शन बिल्कुल इधर होगा, ds। इसका एरिया कितना है? ds। एरिया है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? इधर। ध्यान से इसको समझते रहिएगा। E यहाँ पे इधर होगा, ds भी इधर होगा। E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हैव द सेम डायरेक्शंस। सो अब यहाँ बहुत छोटा सा एरिया ds लिए हैं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? सपोज d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds। अब E का भी डायरेक्शन वही है और ds का भी डायरेक्शन वही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? E ds cos theta from the scalar product of two vectors cos theta or theta is equal to 0. So we have E ds cos 0 and the value of cos 0 we get the 1. E ds हमें मिल चुका है। तो ये तो हमारा बहुत स्मॉल पैच ऑफ द एरिया के लिए हम लोगों ने इस पॉइंट पर फ्लक्स निकाला, पॉइंट P पर। अब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। We have to find the, because Gauss's law is applicable for the closed surface and Gauss's law tells that the total flux linked with the closed surface when charge is inside the body, inside the closed body. अब जब बॉडी इसके अंदर होगी तो क्योंकि गॉसेस लॉ हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड with this sphere. This is a spherical Gaussian surface.
इसको हम नाम देंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। पूरे स्फीयर के कारण हम लोग क्या करेंगे, तो पूरे स्फीयर के कारण इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई ds डी फाई इक्वल टू इतना था तो कितना हो जाएगा ई ds। हाँ, तो टोटल फ्लक्स डी फाई और डी फाई की वैल्यू ये ई ds है, यहाँ पे ई ds रख देते हैं। एक स्टेप और थोड़ा सा लिख लेते हैं ई ds। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिकली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी एंड द सेम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हैपेंस थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर। अब पूरे सरफेस पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ई बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds। ओके, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds विल बी द 4 पाई r स्क्वायर सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, टोटल फाई इक्वल टू ई और इसके प्लेस में 4 पाई r स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ये रेडियस आपका कितना है r। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, मतलब पूरे स्फीयर के कारण हमें कितना एरिया मिल रहा है उसको यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे। अब E की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड will be same throughout the circumference and the value will be E is equal to Q upon R square and 4 pi epsilon naught. So please we will put it the value here of E. तो E की वैल्यू ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square 4 pi R square और 5। 4 pi से 4 pi cancel out और R square से R square cancel out. We have left with phi is equal to Q upon epsilon naught ही केवल बचा है। So phi is equal to Q upon epsilon naught. This is the total flux. टोटल फ्लक्स निकला है, टोटल फ्लक्स हम लोगों ने निकाला है। दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द बाय द स्फेरिकल सरफेस। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया Q upon epsilon naught। दिस इज नथिंग, एक्चुअली वी हैव प्रूवन दैट दिस इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप इस चीज को समझिए, जरूरी नहीं कि शब्दों में मैं लिखूं। इसी को गॉसेस लॉ बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू ये। अगर वर्ड्स में लिखे तो आप थोड़ा सा आपको संतुष्टि मिल जाएगी। गॉसेस लॉ, हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी? कूलॉम्स लॉ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और हम लोग अपनी जर्नी को कवर कर चुके हैं, गॉसेस लॉ तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट द गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ with the help of symmetrical Gaussian surface, symmetrical imaginary Gaussian surface with the help of spherical Gaussian surface. We can also prove that with the non-symmetrical Gaussian surface, आपका जो है उसकी हेल्प से भी हम लोग Gauss's law को प्रूव कर सकते हैं। Now the turn is to prove that the Coulomb's law from the Gauss's law. अब हम लोग इसी प्रोसेस को उल्टा चलेंगे, okay? And we will use the reverse process, then we get finally the Coulomb's law. तो अब ओके हो गया। चलिए अब हम लोग जो है अब आपका जो है Coulomb's law from the Gauss's law से प्रूव करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए Coulomb's law from Gauss's law। अब हम इसको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब रिवर्स प्रोसेस हमें प्रूव करना है, कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है गॉसेस लॉ की हेल्प से। बहुत सिंपल है, इस मेथड को आप थोड़ा सा देखिएगा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ। तो देखिए हमें क्या करना है, गॉसेस लॉ की हेल्प से पूरा इसको प्रूव
करना है। तो लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वी हैव ए चार्ज enclosed by the spherical Gaussian surface। हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को, कोई चार्ज Q है, लेट वी हैव ए चार्ज Q और वो enclosed है, देन टोटल फ्लक्स linked with the whole surface is, टोटल फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमारे पास कोई एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है और उसके बाद R डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे कोई एक चार्ज हम लोग Q नॉट ले लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स आपका कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इस पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है, इफ एट दिस पॉइंट वी रिक्वायर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन राइट इट हियर एज फॉलोइंग। तो ध्यान से देखिएगा, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds। तो इसके प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गॉसेस लॉ में हम लोग ये सब चीजें लिख सकते थे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E हर पॉइंट पे आपका यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह सेम है, तो E को हम लोग बाहर ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, वी कैन टेक E आउटसाइड और इसके प्लेस पे, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे E ds cos 0, E का भी डायरेक्शन सेम है और ds का, तो E ds cos 0 की वैल्यू 1, तो उसके प्लेस पे हम लोगों ने E ds लिख दिया है। ध्यान से देखिएगा, E हम लोग कैन बाहर ले सकते हैं, तो अपने पास ds आ जाएगा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस के कारण अगर यहाँ पे R है, तो पूरे सरफेस पर आपका जो है, जो एरिया है पूरे सरफेस का, उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके प्लेस पे इसका, अगर R आपका रेडियस है, तो इसका जो आपका सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसके प्लेस पे 4 पाई r स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं। सो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, अब इसको यहाँ पे देखिए, E की वैल्यू E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वी हैव इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, r स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस स्पॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम O ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। सो द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज, ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ये आ गया ना, तो ऊपर की चीजें मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज कितना है, बोलो, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E, Q नॉट इंटू E, और Q नॉट और E के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, और इसके प्लेस पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड दिस इज एक्चुअली द कूलॉम्स लॉ, दिस इज एक्चुअली द कूलॉम्स फोर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं।
दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज कूलम्ब्स फोर्स और लॉ। इसको हम लोग कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं दोनों ही एक्सप्रेशन, दोनों ही प्रोसेस को कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ, दोनों चीज़ें हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग अब यहीं तक जो है केवल पढ़ते हैं। इसके आगे अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। 3 एप्लीकेशंस कूलम्ब्स लॉ के हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका एक सरफेस प्लेट होता है और एक आपका कंडक्टर होता है। तो तीनों एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ भी देखेंगे गॉसेस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द गॉसेस लॉ। वेरी वेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ तक अपना पूरा नोट्स बना लीजिएगा सारी चीज़ें। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू एंड सल्यूट यू। थैंक यू।